हेलो बच्चों, जैसा कि आपको ज्ञात है कि वो जो केमिस्ट्री का पेपर है वो 7 तारीख को होने वाला है। आज हम आपके लिए लाए हैं जो केमिस्ट्री में इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। आज हम उनको पहले डिस्कशन कर दे रहे हैं। उसके बाद आज हम पूरे वीडियो में आपको जो भी रसायन विज्ञान से जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो न्यूमेरिकल किस टाइप में आते हैं और कैसे आप उसको करेंगे, आज हम इसका डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जितने भी न्यूमेरिकल्स आते हैं उन न्यूमेरिकल्स को आप कैसे करेंगे और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से जो नंबर्स आते हैं उनको आप कैसे सही से अपने कॉपी में कर पाएंगे, इसके लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। आपको पूरे क्वेश्चन सब समझ में आएंगे। सबसे पहले बात करें कि हम इम्पोर्टेंट टॉपिक की, तो जो आंकिक प्रश्न है, जो न्यूमेरिकल वाले इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं, वो चैप्टर 1 सॉल्यूशन से आ रहा है न्यूमेरिकल, चैप्टर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से न्यूमेरिकल आता है और चैप्टर 3 केमिकल काइनेटिक्स से न्यूमेरिकल आता है। तो आप इन्हीं 3 चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को अच्छे से तैयार कर लीजिए और आपको इन्हीं चैप्टर से न्यूमेरिकल्स मिलने वाले हैं। यदि हम बात करें यूपी बोर्ड में इम्पोर्टेंट होने वाला है टिप्पणी वाले प्रश्न, जो आपको 2 या 3 नंबर में टिप्पणी वाले क्वेश्चन आते हैं, जैसे संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। उनमें जो क्वेश्चंस हैं उनमें मैं आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ के चलना है। संक्षारण आप तैयार कर लीजिएगा, संक्षारण के कारण, बचाव और इनकी जितनी भी विधियां बचाव के, जैसे गैल्वेनाइजेशन है, पेप्टाइकरण है, ये सब आप पूरा डिटेल कंप्लीट करके जाइएगा। दूसरा टक्कर सिद्धांत आप पढ़ के चलिएगा। डी ब्लॉक से मिश्र धातुएं पर संक्षिप्त टिप्पणी आती है, आप मिश्र धातुओं को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। एफ ब्लॉक तत्व से लैंथेनाइड संकुचन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बनती है। हैलो एल्केन और हैलो एरीन वाले चैप्टर में SN1 व SN2 अपक्रिया आप कंप्लीट करके जाइएगा और E1 और E2 भी देख के चलिएगा। बात करें फिनॉल के चैप्टर से, तो फिनॉल की अम्लीय प्रकृति इंपॉर्टेंट होने वाली है। हर साल इससे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। और संक्षिप्त टिप्पणी वाले क्वेश्चन में प्रोटीन का विकृतीकरण आप जरूर पढ़ के जाइएगा। ये क्वेश्चंस भी आपको इम्पोर्टेंट मिलने वाले हैं। यदि हम बात करें नियम वाले प्रश्न जो यूपी बोर्ड में बहुत आते हैं, उनमें नियम वाले प्रश्नों में आपको राउल्ट का नियम पढ़ के चलना है, फैराडे का प्रथम और द्वितीय नियम पढ़कर चलना है। ये जो भी हम बता रहे हैं, आप यदि पूरा कंप्लीट करके जाएंगे तो आपका 70 में 70 पूरा होके आइएगा। आप उसमें एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, आपका पूरी तैयारी होगी। कोलराउस का नियम पढ़ के चलना है, मार्कोनी काफ का नियम पढ़ना है, सतजब का नियम पढ़ के चलना है और बेक्टर मेयर परीक्षण आपको पढ़कर जाना है। बेक्टर मेयर परीक्षण एल्कोहल के परीक्षण का एक रिएक्शन है, एक विधि है। आप इसको जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि या तो बेक्टर मेयर परीक्षण पूछता है या तो ल्यूकास परीक्षण पूछता है, तो दोनों में एक आप जरूर करिएगा। अब हम बात कर रहे हैं न्यूमेरिकल वाले पोर्शन की, तो हम शुरू कर रहे हैं न्यूमेरिकल की। तो ध्यान से देखिए, न्यूमेरिकल वाला जो पार्ट है, पहला पार्ट हमने लिया है विलेन। यदि हम देखें विलेन को, तो विलेन वाले चैप्टर में 2 टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं, ध्यान देना। एक आते हैं सांद्रता पद के क्वेश्चंस, जो कि आपको मोललता और मोल प्रभाव से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। और दूसरे आते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन, जो अणुसंख्यक गुण है विलेन के, उन पे जो क्वेश्चंस आते हैं उनको भी आपको करके चलना है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस दूसरे का या तीसरे के का खा में आपको मिलता है। यदि हम बात करें कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से, तो उसमें वाष्प दाब का उन्नमन आपको पढ़ के चलना है, क्वथनांक उन्नयन, हिमांक उन्नमन और प्रसारण दाब के न्यूमेरिकल आपको लगा के चलना है। यदि हम बात करें इस चैप्टर के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, तो मैं आपको इस PDF में आपको पूरा इसके जो फार्मूलेज हैं, मैं फार्मूले आपको दे दिया हूँ। आप फार्मूले को आराम से नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके उसके बाद आप न्यूमेरिकल लगाइएगा। इसके सभी न्यूमेरिकल लगेंगे। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको करवा भी दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर सन 2023 का क्वेश्चन है। 6% W/W, जिसको भारानुसार भी एग्जाम में लिखा रहता है, यूरिया के जलीय विलयन का घनत्व 1 ग्राम पर ml है। इसमें आपको मोललता निकालनी है और यूरिया के मोल प्रभाज निकालना है तथा जल का मोल प्रभाज निकालना है। तो 6% भारानुसार का जो अर्थ होता है वो होता है कि 6 ग्राम कोई विलीय घुला होगा 100 ग्राम विलयन में।
तो 6 ग्राम यूरिया आपको दे दी गई है। विलेय का भार है 6 ग्राम, यूरिया का भार होता है 60 ग्राम। यहाँ से आप विलेन का भार निकाल लेंगे। विलेन का भार आपको 100 ग्राम दिया ही है। यहाँ से आप विलेन का घनत्व आपको 1 ग्राम पर ml दिया है। यहाँ से आप विलेन का आयतन निकाल लेंगे। विलेन का आयतन निकालेंगे तो आएगा 100 ml। और विलायक का भार आप यहाँ से निकाल लेंगे तो आपको 94 ग्राम मिलेगा। और अब आप मोललता भी निकाल लेंगे और मोलरता भी निकाल सकते हैं। मोलरता और मोललता का एक संबंध भी खूब पूछता है एग्जाम में। तो यदि आपसे रिलेशन पूछ लिया मोलरता और मोललता में, तो आप कुछ नहीं करिएगा, स्मॉल एम बराबर जो होता है, स्मॉल एम मतलब मोललता, मोललता बराबर होता है 1000 गुणे कैपिटल एम बटा 1000 गुणे डी मतलब घनत्व माइनस कैपिटल एम इंटू यम डैश। ये यम डैश क्या होता है? विलेय का अणुभार। तो अब मोललता और मोलरता में संबंध पूछा है, तो स्मॉल एम बराबर 1000 गुणे कैपिटल एम बटा 1000 गुणे डी माइनस कैपिटल एम इंटू यम डैश। यम डैश क्या है? विलेय का अणुभार। तो आप इसकी सहायता से आप मोलरता और मोलरता की न्यूमेरिकल्स आराम से टैकल कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन 2022 में आया था, भारानुसार 30% ग्लिसरॉल के जलीय विलेन में ग्लिसरॉल के मोल प्रभाज की गणना। तो मोल प्रभाज आप कैसे निकालते हैं? जिसका मोल प्रभाज निकालना होता है उसके मोल और बटे विलेन में उपस्थित कुल मोल, जितने भी विलेन में मोल्स हैं उनको आप सबको ऐड कर लीजिए और जिनका निकालना उनके मोल को ऊपर रखें, नीचे से भाग दे दीजिए, आपका मोल प्रभाज आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है 60% W/B ग्लूकोज के जलीय विलेन की मोललता और ग्लूकोज का मोल प्रभाज की गणना करना है। ये आप लगा सकते हैं। चौथा क्वेश्चन है 25 ग्राम NaOH 500 सेंटीमीटर क्यूब विलेन में घुला है, विलेन की मोललता ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, जहाँ सेंटीमीटर क्यूब दिया है वहाँ पर आप ml ही कंसीडर करेंगे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ml के बराबर होता है। दूसरा क्वेश्चन MCQs में आया था कि सोडियम कार्बोनेट के 0.2 कैपिटल एम विलेन के 500 ml बनाने के लिए कितने ग्राम की आवश्यकता होगी। तो यहाँ से आप इसके ग्राम में भार को निकाल सकते हैं। आप इन सभी क्वेश्चंस को बिल्कुल कंप्लीट करके जाइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। मैं इनका सलूशन भी आपको PDF में दे दिया हूँ। आप वीडियो को पॉज करके इनके सभी क्वेश्चंस को करिएगा। ये नहीं समझ में आएगा तो आप यहाँ से आप अपना आंसर चेक कर लीजिएगा। आपको सभी क्वेश्चंस के जवाब मैं इस PDF में दे चुका हूँ। नेक्स्ट हम बात करें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में जो परासरण दाब है, परासरण दाब पाई बराबर होता है MRT। यदि वाष्पशील विलेय के लिए पूछ लिया है तो पाई बराबर IMRT, जहाँ I क्या है? वान टॉप फैक्टर। और अवाष्पशील विलेय के लिए I का मान 1 होता है। तो यदि अवाष्पशील दिया है तो वहाँ पे आपको I निकाल कर तब परासरण दाब निकालना है। समपरासारी विलेन के लिए ध्यान देना, पाई 1 बराबर पाई 2 होता है। पाई 1 क्या है? पहले विलेन का परासरण दाब, और पाई 2 क्या है? दूसरे विलेन का परासरण दाब। तो यहाँ से भी क्वेश्चन अच्छे से पूछते हैं। इसका भी इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आता है MCQs में, निम्न में किसका परासरण दाब अधिक होगा। तो जब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आपको इसके लिए I निकालना है। जिसके लिए I का मान ज़्यादा होगा उसका परासरण दाब अधिक होगा। I कैसे निकालेंगे? I आप निकालेंगे, इनको आप 100% डिसोसिएट मान लेंगे, और जिसमें वो टूट रहे हैं, जितने आयन में टूट रहे हैं वही उसका I होगा। निम्न में कौन सा विलेन समपरासारी होगा? आप इसके भी क्वेश्चंस I से निकाल सकते हैं। I आप चेक कर लीजिए, जिसके लिए I का मान इक्वल होगा वो विलेन समपरासारी होगा। क्वेश्चन दिया है कि 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर यूरिया के M/10 विलेन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। तो आपको टेम्परेचर दिया है 27 डिग्री सेल्सियस, इसको आप केल्विन में चेंज कर लेंगे तो आएगा 300 केल्विन। R का मान आपको 0.0821 रखना है, और यम का मान आपको 1/10 रख के सॉल्व कर लेना। तो यहाँ से आपका पाई का मान आ जाएगा 2.463 ATM। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है अरेंज इन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑर्डर। इनको आपको सबको परासरण दाब निकाल के सबका ऑर्डर बनाना है। तो ये क्वेश्चन मैं सॉल्व भी करवाया हूँ। आप इनके क्वेश्चंस के आंसर्स आपको इस PDF में मिल जाएंगे। आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम बात करें, दूसरा क्वेश्चन दिया है चीनी का जल में बना एक 5% W/W विलेन का हिमांक 27 केल्विन है।
ग्लूकोज के जल में बने 5% विलयन के हिमांक की गणना कीजिए यदि शुद्ध जल का हिमांक 273.15 केल्विन हो। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल ये बोर्ड में आया है। इस क्वेश्चन को आप जरूर करके जाइएगा। एक विलयन दिया है 5% चीनी का जल में, आप उसकी सहायता से यहाँ से सबसे पहले आप काम करिएगा कि यहाँ से केएफ निकाल लीजिएगा और फिर सोल्यूशन बी दिया है जिसमें ग्लूकोज का 5%, उसमें आपसे विलयन का हिमांक पूछा तो आप यहाँ से टीएफ का मान निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप जरूर टैकल करके जाइएगा। यदि आपसे पूछ रहा है भार की गणना तो आप यहाँ से एक फार्मूला नोट करके जाइएगा कि स्मॉल एम बराबर होता है 1000 गुणे कैपिटल एफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू बटा डेल्टा टी एफ इंटू कैपिटल डब्ल्यू। स्मॉल एम क्या है? विलयन की मोललता। थोड़ा आज स्पीड हम थोड़ा तेज़ किए हैं क्योंकि ये सब क्वेश्चंस आपको वेल अप टू डेट कर लेना है। इन सब क्वेश्चंस को आपको देख लेना है, देख कर ही चलना है। यदि आपको कोई भी क्वेरी हो रही है तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपके क्वेरी को कंप्लीट करूँगा। नेक्स्ट है 25.6 ग्राम सल्फर को 1000 ग्राम नेफ्थलीन में घोला गया जिससे हिमांक में अवनमन इतना प्राप्त किया गया, सल्फर के अनुभार की गणना कीजिए। ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है, इसके क्वेश्चंस को भी आप आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें वाष्प दाब की, तो वाष्प दाब जो होता है पी नॉट ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जाई ए, पी नॉट बी इंटू जाई प्रोपोर्शनल टू जाई बी। और यहाँ से जब आप निकालते हैं तो आपको रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर दिखाई देता है पी नॉट ए माइनस पी ए बटा पी नॉट ए बराबर जाई ऑफ बी। इसके भी क्वेश्चंस को आप आराम से कर लेना है। 6 ग्राम यूरिया को 200 ग्राम जल में घोलने पर जल के क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए। यहाँ से आपको डेल्टा टी बी निकालना है और डेल्टा टी बी बराबर होता है के बी इंटू स्मॉल एम। आप इस पे न्यूमेरिकल बिल्कुल सॉल्व करके जाइएगा। ये जितने भी क्वेश्चंस हम पीडीएफ में दिए हैं ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन क्वेश्चंस को आप ज़रूर टैकल करिएगा और इन क्वेश्चंस को आप करेंगे तो आपका आंसर जो भी यहाँ पे आपको कोई दिक्कत होगी आप पीडीएफ में अपना चेक कर लीजिएगा। ये क्वेश्चंस आपको बोर्ड में मिलने वाले हैं। नेक्स्ट हम बात करें 0.25 ग्राम ग्लूकोज को 25 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में 0.93 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है। जल के लिए केएफ की गणना कीजिए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपको केएफ पूछा है तो आपको पता होगा डेल्टा टीएफ बराबर होता है केएफ इंटू स्मॉल एम। आपको डेल्टा टीएफ दिया है, आपको स्मॉल एम दिया है, आपको केएफ निकालना है। केएफ आप निकाल सकते हैं। एथिलीन ग्लाइकॉल को 600 ग्राम जल में मिलाया गया, विलयन के हिमांक में अवनमन यून विलयन के हिमांक की गणना कीजिए यदि शुद्ध जल का हिमांक 273 केल्विन हो तथा जल के लिए केएफ का मान आपको दे दिया है। तो इन सब टाइप के क्वेश्चंस के लिए आप जरूर वेल अप टू डेट करके आइएगा। एक क्वेश्चन मैं आपको वांट ऑफ फैक्टर का भी मैं आपको करवा दे रहा हूँ। जैसे 12.4 ग्राम BaCl2 1 किलोग्राम जल में घुला है, यदि हिमांक का अवनमन इतना हो तो वियोजन की मात्रा ज्ञात कीजिए। आई आपको निकालना है। आई क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन बटे टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन। तो यहाँ से आप क्वेश्चंस को टैकल करेंगे, आप यहाँ से आपको पूरा सोल्यूशन मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगली बार बोर्ड में आ चुका है। एक पात्र में 18 ग्राम ग्लूकोज को 1 किलोग्राम जल में घोला गया। 1.013 बार दाब पर यह जल किस ताप पर उबलेगा? यहाँ से आपको टेम्परेचर पूछा है तो आप यहाँ से टीबी का मान निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि शुद्ध बेंजीन का किसी ताप पर वाष्प दाब 640 mmHg है। किसी अवाष्पशील ठोस जिसका भार 2.75 ग्राम हो को 32 ग्राम बेंजीन में घोला गया। यदि विलयन का वाष्प दाब 600 mmHg हो तो विलय के अनुभार की गणना कीजिए। यहाँ से आप एक सिंपल फार्मूला लगा के जाएंगे पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए बराबर कैपिटल डब्ल्यू इंटू स्मॉल एम बटा कैपिटल एम इंटू स्मॉल डब्ल्यू। यहाँ से आप ये क्वेश्चंस को करके जाएंगे, आपका पूरा क्वेश्चंस लग के आएगा। नेक्स्ट बात करें गन्ने के शक्कर के 1.17 ग्राम को 25 ग्राम जल में घोलने पर विलायक का क्वथनांक इतना बढ़ जाता है, केबी की गणना कीजिए। यहाँ से आपको केबी निकालना है, आप केबी आराम से निकाल सकते हैं। मैं आपको इन क्वेश्चंस को बिल्कुल वेल अप टू डेट सॉल्व करवा दिया हूँ। यदि आपको कोई दिक्कत हो रही है, कोई क्वेरी होगी तो आप ज़रूर चेक करिएगा, वीडियो को पॉज करके आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट हम बात करें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर की, तो विद्युत रसायन चैप्टर में जो न्यूमेरिकल है वो 3 टाइप में आते हैं। जैसे पहले न्यूमेरिकल आपको मैं क्लासिफाइड करवा दिया हूँ, फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडेस पे बहुत न्यूमेरिकल आता है।
दूसरा चालकता, मोलर चालकता, तुल्यांक चालकता, प्रतिरोधकता, सेल स्थिरांक पे न्यूमेरिकल आता है। और तीसरा नष्ट समीकरण पर क्वेश्चन आता है। ये तो हम बात करें फैराडे के फर्स्ट लॉ की, तो फैराडे का फर्स्ट लॉ W बराबर क्या होता है, Z इंटू क्यू। यदि Q बराबर हम IT रखेंगे तो और Z बराबर E अपॉन F रखेंगे, तो जो हमारा फार्मूला बन के आता है वो आता है W बराबर अणुभार बटा फैक्टर X इंटू 1/96,500 इंटू I इंटू T। W क्या है, जो भी पदार्थ की मात्रा या निक्षेपित हुई या विक्षेपित हुई वो है ग्राम में, अणुभार आपको दिया रहेगा, आई आपको धारा है, ये आपको एम्पेयर में दी होगी, और टी समय है, इसको आपको हमेशा सेकंड में रखना है। जैसे क्वेश्चन पूछा है कि 5 एम्पेयर की विद्युत धारा 10 मिनट तक कॉपर सल्फेट विलयन में प्रवाहित की गई, कैथोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा की गणना कीजिए। कॉपर का अणुभार आपको दे दिया है 63.5, और ध्यान दीजिएगा कॉपर सल्फेट विलयन है, तो कॉपर सल्फेट विलयन टूटेगा कॉपर 2+ में, SO4 2- में, तो इसका फैक्टर X 2 आने वाला है। और आपको I का मान 5 एम्पियर दे दिया है, T आपको 10 मिनट दिया है, आप इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे और यहाँ से आप W निकाल सकते हैं। मैं क्वेश्चन आपको नीचे में करवा दिया हूँ, आप अगर जो आपको कोई क्वेरी होगी तो आप यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि 2 मोल क्रोमियम को Cr3+ में लाने के लिए कितने कूलम आवेश की आवश्यकता होगी। ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको ऑक्सीकरण संख्या चेक कर लेना है। क्रोमियम को क्रोमियम 3+ में लाना है, मतलब टोटल आपको 3 इलेक्ट्रॉन कंसीडर करना है। तो यदि आपसे कोई पूछेगा कि कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी, तो आपको 1 मोल क्रोमियम को क्रोमियम 3+ लाने में के लिए 3 कूलम 3 फैराडे की आवश्यकता होगी, और 2 मोल लाने के लिए आपको 6 फैराडे की आवश्यकता होगी। निम्न अपचयन के लिए कितने कूलम आवेश की आवश्यकता होगी, ये भी क्वेश्चंस हर बार आ रहा है, अगली बार भी क्वेश्चंस आया हुआ है। 1 मोल एल्यूमिनियम 3+ को Al में लाने के लिए, तो 1 मोल एल्यूमिनियम 3+ को जब आप 3 इलेक्ट्रॉन देंगे तब वो Al में आएगा। तो टोटल आपको कितने फैराडे की आवश्यकता होगी, 3 फैराडे की, और फैराडे का मान आप 96,500 रख के इसको सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 मोल MnO4- को Mn2+ में लाने के लिए, तो MnO4 को Mn2+ में लाने के लिए MnO4- में आप Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो +7 आएगा, Mn2+ में +2 आएगा, तो टोटल नेट चेंज आपको कितना करना है 5 इलेक्ट्रॉन का। तो टोटली कितने फैराडे की आवश्यकता होगी, 5 फैराडे की। यदि हम बात करें नष्ट समीकरण पे, तो उसके पहले आपको मैं एक क्वेश्चन दे दिया हूँ EOP और ERP निकालने के लिए। रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपसे पूछता है, तो रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पूछेगा तो आप कोई एक पोटेंशियल निकाल दीजिए, चाहे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहे रिडक्शन पोटेंशियल, और जो वैल्यू आएगी उसका आप निगेटिव ले लीजिएगा, तो जो नेक्स्ट आपसे पूछा होगा वो आपका आंसर होगा। जैसे EOP आपको निकालना आसान होगा, तो आप EOP कैसे निकालेंगे, E0 सेल -0.059 अपॉन n log Vs10 1 अपॉन Mn+। जैसे एक क्वेश्चन हमने दिया है, कैलकुलेट EOP एंड ERP। OP मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ERP मतलब रिडक्शन पोटेंशियल फॉर निकिल +2 Ag गिवन दैट E0 सेल ऑफ +2.87। आपको E0 सेल दिया है, आप यहाँ से EOP निकाल सकते हैं और EOP का मान आ जाएगा तो उसका आप निगेटिव ले लेंगे, ERP हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें कोलराउस नियम की, तो कोलराउस नियम से लैम्डा इन्फिनाइट एम ऑफ विद्युत अपघट बराबर होता है न्यू प्लस लैम्डा इन्फिनाइट एम ऑफ धनायन प्लस न्यू माइनस लैम्डा इन्फिनाइट एम ऑफ ऋणायन, जहाँ न्यू प्लस क्या है धनायनों की संख्या, न्यू माइनस क्या है ऋणायनों की संख्या। आप इस नियम को भी पढ़ के जाइएगा और इनके जो एक न्यूमेरिकल है उसको आप जरूर लगा के जाइएगा। यदि हम बात करें डेल्टा G0 का भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि E0 सेल की गणना कीजिए, डेल्टा G0 की गणना कीजिए और बताइए कि अभिक्रिया स्वतः परिवर्तित होगी कि नहीं होगी या स्वतः अपरिवर्तित होगी। तो ध्यान दीजिएगा, डेल्टा G0 का मान यदि निगेटिव होगा और E0 सेल का मान यदि पॉजिटिव होगा तो अभिक्रिया स्पॉन्टेनियस होगी, और यदि डेल्टा G का मान पॉजिटिव होगा E0 सेल का मान निगेटिव होगा तो अभिक्रिया नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। E0 सेल आप निकाल लेंगे, E0 सेल बराबर होगा E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। आपको यदि E0 सेल निकालना है तो आप E0 सेल को निकाल सकते हैं। E0 सेल कैसे निकालेंगे, E0 सेल बराबर होगा E0 सेल बराबर E0 कैथोड, E0 सेल बराबर
ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अब यहाँ से इस क्वेश्चन को आप आराम से कर सकते हैं इससे क्वेश्चन को। और डेल्टा जी कैसे निकालेंगे? डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस एन एफ ई नॉट सेल। नेक्स्ट हम नेक्स्ट इक्वेशन पे क्वेश्चन लाए हैं। Zn से Zn2 प्लस सॉल्ट ब्रिज कॉपर 2 प्लस से कॉपर के लिए ई नॉट ऑफ Zn2 प्लस दिया है, ई नॉट ऑफ कॉपर 2 प्लस दिया है। आपको ई नॉट सेल कैलकुलेट करना है और डेल्टा जी नॉट कैलकुलेट करना है। आप आराम से इस क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके रोक के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो नष्ट समीकरण पर क्वेश्चन आया है कि 298 केल्विन ताप पर नष्ट समीकरण की सहायता से ईएमएफ की गणना कीजिए। आपको ई नॉट ऑफ Fe2 प्लस Fe दे दिया है और इसके साथ आपको हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दिया है। ध्यान दे दीजिएगा कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो SRP मान होता है 0 होता है। तो आप यहाँ से इस क्वेश्चन को आप आराम से वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल बोर्ड में आया है, आप इसको ज़रूर लगा के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है सेल के विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। आपको सेल दिया है, सेल रिएक्शन दी हुई है, तो आपको यहाँ से सेल बनाना पड़ेगा। जिंक प्लस 2Ag प्लस गिव्स आउट Zn2 प्लस 2Ag और आपको ई नॉट ऑफ Zn2 प्लस से Zn ई नॉट ऑफ Ag प्लस से Ag ये आपको मान दे दिया है। तो पहले आप ई नॉट सेल निकाल लेंगे। ई नॉट सेल बराबर ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड और उसके बाद आप नॉट समीकरण सहायता से EMF ऑफ सेल निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है Mg से Mg2 प्लस। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया एग्जाम में। मैं इनके क्वेश्चंस को मैं आपको लगा दिया हूँ। आप PDF में आप पूरे क्वेश्चंस सॉल्व न्यूमेरिकल्स में हैं, आप इनको ज़रूर करके जाइएगा। नेक्स्ट इक्वेशन आपको ध्यान दीजिएगा कि नेक्स्ट इक्वेशन को जब भी आपको लेना है तो उसमें पहले ई नॉट सेल आपको निकालना पड़ेगा। ई नॉट सेल कैसे निकालेंगे? ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड और ई नॉट सेल फॉर हाइड्रोजन आइटम के लिए 0 होगा और सांद्रता सेल के लिए भी 0 होगा। तो यहाँ से क्वेश्चंस आप बना के जाइएगा। नेक्स्ट हम बात करें मोलर चालकता की, तो मोलर चालकता बराबर 1000 गुणे कप्पा अपॉन कैपिटल एम और कप्पा का मान जब भी पूछेगा तो कप्पा बराबर होगा 1/ρ। 1/ρ, रो का मान क्या होगा? L/R × A। तो यहाँ से आप इनके क्वेश्चंस को भी करके जाइएगा। ये हम बात करें विद्युत रसायन श्रेणी की, तो विद्युत रसायन श्रेणी का मैं एक लेक्चर ऑलरेडी यूट्यूब पे दे चुका हूँ। आप विद्युत रसायन श्रेणी के जो क्वेश्चंस हैं उनको आप हमारे उस लेक्चर में ज़रूर देखिए। आपको मैं उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप विद्युत रसायन श्रेणी का वो लेक्चर पूरा मेंटेन कर लीजिएगा। 11-12 मिनट का वो लेक्चर है, आप उसको कंप्लीट करके जाएंगे तो आपको कोई भी क्वेश्चंस विद्युत रसायन श्रेणी से नहीं छूटेंगे। मैं इनके क्वेश्चंस को मैं वहाँ पे करवा भी दिया हूँ, बाकी मैं सभी क्वेश्चंस को इसमें लगा दिया हूँ। आप वीडियो को पॉज करके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको मैं लाया हूँ, उनके लिए आपको मैं पूरा लेक्चर दे रहा हूँ। आप वीडियो को पॉज करके पूरा नोट कर लीजिएगा। यदि आपको कोई क्वेरी हो रही है तो आप उसको ज़रूर कमेंट करिएगा। एक अच्छा क्वेश्चन ये बहुत बार बार आ रहा है, 0.05 मोल पर लीटर NaOH विलयन का प्रतिरोध 5.5 × 10³ ओम है। यदि इसका व्यास 1 सेंटीमीटर, ध्यान दीजिएगा जब व्यास देगा तो आपको डायमीटर निकालना पड़ेगा और डायमीटर निकालने के बाद आप उसकी एरिया निकालेंगे πr² से। लंबाई 50 सेंटीमीटर है तो इसकी प्रतिरोधकता निकालना है, चालकता निकालना तथा मोलर चालकता निकालना है। ये क्वेश्चन भी मैं कर दिया हूँ, आप इन क्वेश्चन को ज़रूर टैकल करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 2 एम्पियर की विद्युत धारा 400 सेकंड तक कॉपर सल्फेट में प्रवाहित कर। ये फैराडे के फर्स्ट लॉ पे न्यूमेरिकल है, आप इसको भी कंप्लीट करके जाइएगा। तो ये सब क्वेश्चन मैं आपको लगा दिया हूँ, इन सब क्वेश्चन को आप ज़रूर करके जाइएगा। यदि हम बात करें केमिकल काइनेटिक्स वाले चैप्टर की, तो केमिकल काइनेटिक्स वाले चैप्टर में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे क्वेश्चन पूछते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे? ROR बराबर KA⁴ × B⁴ और जो पावर होती हैं X और Y, इनका जो सम होता है वही होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यदि हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करें तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो न्यूमेरिकल्स का जो समीकरण है याद करके जाना है, वो A बराबर A0 - KT। ए क्या है? अंतिम बची हुई सांद्रता। A0 क्या है? शुरुआती सांद्रता। K है वेग स्थिरांक और T है समय। यदि आपसे आधायुकाल जीरो ऑर्डर का पूछ रहा है तो T½ बराबर A0/2K। यदि आपसे पूर्ण आयुकाल पूछ रहा है तो A0/K। फर्स्ट ऑर्डर पे सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं, तो फर्स्ट ऑर्डर के न्यूमेरिकल्स को जरूर आप टैकल करके जाइए। K बराबर 2.303/T log base 10 A0/A। यहाँ से क्वेश्चंस आपको T या K के लिए ज़रूर पूछता है।
मैं जितना भी क्वेश्चंस इसमें दिया हूँ वो सभी क्वेश्चंस आप ज़रूर करके जाइए। मैं उनका सलूशन भी लगा दिया हूँ, तो आप इनके क्वेश्चंस को विथ सलूशन करके जाइएगा। ये क्वेश्चन एक ना एक आपको बोर्ड में आने वाले हैं। 7 तारीख को आपको यहीं से क्वेश्चन मिलने वाले हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है कि एक प्रथम कोड की अभिक्रिया 10 मिनट में 20% पूर्ण होती है, इसके 75% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल आ रहा है। दूसरा क्वेश्चन दिया है सिद्ध कीजिए प्रथम कोड की अभिक्रिया का 99% पूर्ण होने में लगा समय 90% के पूर्ण होने में लगे समय का दुगना होता है। इन सब क्वेश्चंस को आपको मैं पीडीएफ में सॉल्व करके दे दिया हूं, मैं आपको समझा दे रहा हूं। आप इन सब क्वेश्चंस को वेल अप टू डेट समझ के जाइए, ये सब क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। नेक्स्ट हम बात करें कि प्रथम कोड की अभिक्रिया में 40 सेकंड में एक पदार्थ अपनी प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं इन सब क्वेश्चंस को लगा दिया हूं, आप इन क्वेश्चंस को बिल्कुल कंप्लीट करके जाइए। इन क्वेश्चंस को बिना टैकल किए आप बिल्कुल मत जाइएगा, ये सब क्वेश्चंस आने वाले हैं। एक क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए प्रथम कोड की अभिक्रिया को 3/4 भाग पूर्ण होने में लगा समय उसकी अर्धायु का 2 गुना होता है। मैं इसका सलूशन भी मैं आपको दे रहा हूँ। इसमें आपको ध्यान से देखिए, तो आपको 2 कंडीशन कर लेना है। कंडीशन नंबर 1, पहले आपको दिया बेटा कि अर्धायु काल का दुगना होता है, तो पहले अर्धायु काल से आप निकाल लीजिए। और फिर टी 3/4 के लिए A0 का मान 100 और A का मान 25, क्योंकि 75% पूर्ण हो जाता है। कभी कभी ये 3/4 लिख के दे देता है, कभी कभी पूछ लेता है कि 75%। तो 75% या 3/4 पूछेगा तो उसके लिए आपको सेम ही आंसर लेकर चलना है। और यहाँ से आप इसको 2 केस में रख के यहाँ से आप टी समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग दे देंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा टी 3/4 बराबर 2 × T½ जो आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन था वो आपको मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन भी मैं आपको सॉल्व कर दिया हूँ। जितने भी क्वेश्चन हैं मैं आपको सब सॉल्व करके लगा दिया हूँ। आप सभी क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। अधिक से अधिक बच्चों में वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे अधिक से अधिक बच्चे को लाभ मिल सके। और भी जो भी आपके अगल बगल के जो बच्चे हैं उनको ज़रूर जुड़ने को कहिए। कल हम आपके लिए लाइव आ रहे हैं दोपहर 12 बजे, आप जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। कल पूरा जितने भी चैप्टर्स में बिलेन चैप्टर से लेकर और कार्बोहाइड्रेट चैप्टर तक जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं बोर्ड में, उन सभी क्वेश्चंस को मैं एक बार फुल रिवीजन आपके लिए करा रहा हूं, तो आप ज़रूर लाइव में जुड़िएगा। जो भी बच्चे आपके अगल बगल होंगे उनको आप लिंक शेयर कर दीजिए, वीडियो को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत प्राप्त हो सके। आपकी तैयारी हम बहुत बेहतर करा रहे हैं। आप जितने भी न्यूमेरिकल्स मैं आपको लगा दिया हूं, आप सभी न्यूमेरिकल्स को वेल अप टू डेट तैयार कर लीजिए। यदि कोई आपको क्वेरी हो रही है तो आप ज़रूर एक बार कंफर्म करिए। जितने भी मैं क्वेश्चन आपको ऊपर दिखाया हूं मैं सब क्वेश्चन लगा दिया हूं, आप सभी क्वेश्चंस का सलूशन आपको यहां पे मिल जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें आर्हेनियस समीकरण की और सक्रिय ऊर्जा की गणना। आर्हेनियस समीकरण से जो एक्चुअली में पूछता है सक्रिय ऊर्जा की गणना, तो सक्रिय ऊर्जा की गणना यदि आपसे पूछा है तो ध्यान दीजिएगा, आपको आर्हेनियस समीकरण का यूज करना है। आर्हेनियस समीकरण 2 टाइप में क्वेश्चन पूछता है। एक तो आपको ग्राफिकल मेथड देगा, ग्राफिकल मेथड से वैसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए हैं। और यदि पूछेगा तो m बराबर tan थीटा आप स्लोप निकाल लेना और tan थीटा का मान -a/2.303 r। और जब कैलकुलेशन मेथड पूछेगा तो आपको वहाँ पे आर्हेनियस समीकरण लगाना है। आर्हेनियस समीकरण 2 टाइप में आप इसकी डिपेंडेंसी को दिखाएंगे। जब एक ही ताप आपको देगा तो आप रखेंगे log बेस 10 के a/2.303 RT प्लस log बेस 10 ऑफ a। और ये 2 भिन्न ताप देगा तो आप रखेंगे log बेस 10 K2/K1 बराबर a/2.303 R T2 माइनस T1/T2 × T1। ये 2 क्वेश्चंस हर बार बोर्ड में आए हैं। ये दोनों क्वेश्चंस को आप बिल्कुल टैकर कर लीजिए। दोनों क्वेश्चंस का मैं सलूशन आपको दे दिया हूं। ये दोनों क्वेश्चन यदि आपसे कंप्लीट हो गए तो आपको आर्हेनियस समीकरण के कोई भी क्वेश्चन आप नहीं छोड़ के आएंगे। तो आप वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों में शेयर कीजिए, जिससे अधिक से अधिक बच्चे जुड़ सकें। याद रखिएगा कि कल हम आ रहे हैं आपके लिए दोपहर 12 बजे। कल दोपहर 12 बजे हम आपसे लाइव जुड़ रहे हैं, तो आप लाइव सेक्शन को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। कल दोपहर 12 बजे आप
बिल्कुल जुड़िए। तब तक अपनी तैयारी करते रहिए। कल हम लाइव आने के बाद शाम को आपको क्या होता है, जब और कैसे प्राप्त करने वाले वीडियोस को आपको देने वाले हैं। तो आप वीडियो को अभी तक यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन तुरंत तुरंत प्राप्त हो सके। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।